हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। आप सभी दर्शकों का स्ट्रेट टॉक में बहुत बहुत स्वागत है। भारत में बेटियों का हाल कुछ ऐसा है कि अब भी कई राज्यों में बेटियों को कोख में मारने जैसे अपराध सामने आते रहते हैं। कहीं बेटियों को बोझ समझकर उन्हें नाबालिग उम्र में ही ब्याह दिया जाता है, कहीं उन्हें पढ़ने और नौकरी करने पर पाबंदियों का सामना करना पड़ता है। एक नहीं बल्कि ढेरों पाबंदियां भारत की बेटियां झेलती हैं, उठाती हैं, और इनमें से कुछ जब परिवार और देश का नाम रोशन कर लेती हैं तो ये लगने लगता है कि भारत में बेटियां आगे बढ़ रही हैं, भारत का समाज बदल रहा है। लेकिन बुधवार की रात राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर जो हुआ उसे देखकर सर शर्म से झुक जाता है। इंसाफ की मांग करती, दंगल करती बेटियां असहाय दिखी, रोती दिखी, सिसकती दिखी। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया और उनके साथ कई पहलवान 23 अप्रैल से धरने पर बैठे हैं। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। हालांकि एफआईआर दर्ज होने के बाद भी वो पद पर बने हुए हैं। आप कह सकते हैं कि ये ठीक वैसे ही है जैसे किसानों की हत्या के आरोप लगने के बाद, बेटे पर आरोप लगने के बाद बीजेपी के अजय मिश्रा टेनी केंद्र में गृह राज्य मंत्री बने हुए हैं। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह पर एक नाबालिग समेत 7 महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न का आरोप है। पॉक्सो के तहत मामला दर्ज हो चुका है, गिरफ्तारी नहीं हुई है। पहलवान और उनके समर्थकों का गुस्सा उबल रहा है। ऐसे में दिल्ली में सभी पुलिस उपायुक्तों को विशेष रूप से दिल्ली की सीमाओं पर हाई अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है। अगर ऐसे ही सम्मान है अगर मेडल का, तो उस मेडल का हम क्या करेंगे? इससे अच्छा तो हम ठीक है नॉर्मल लाइफ जी लेंगे। उस मेडल को हम भारत सरकार से वापस ही लौटा देंगे। जो अवार्ड भी है, जो मेडल भी हमने जीते हैं, वो सब भी हम भारत सरकार को वापस लौटा देंगे। ऐसे धक्का मुक्की गाली गलौज कर रहे हैं, वो उस टाइम पे पुलिस वालों को नहीं दिख रहा कि भाई ये पद्मश्री भी है। मेरी अकेला मैं नहीं हूँ, साक्षी भी बैठी है। तो तब उन्होंने उस अवार्ड का लाज नहीं रखा कि भाई आप किस तरीके से ट्रीट करें इन लोगों को। शराब पी के वो बदतमीजी कर रहे हैं यहाँ पे आके। As you're aware that a few wrestlers have been sitting at Jantar Mantar for the past few days. Yesterday, Shri Somnath Bharti came at the Jantar Mantar barricade along with a vehicle full of folding cots without any permission. When our police team asked him not to bring the cots inside, some of the wrestlers and the supporters they intervened, and during that process, as the police team was trying to stop them, a scuffle broke down. In that process, about 5 of our staff were also injured, of which 2 were females. And there have been allegations leveled by the protesters that one of our staff member was in a drunken condition. An MLC of the particular person got conducted, and as per the MLC, there was no alcohol present in his हरियाणा से गीता फोगाट पति पवन सरोहा के साथ जंतर मंतर पर समर्थन देने के लिए निकली थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने सिंघू बॉर्डर पर दोनों को हिरासत में ले लिया। गीता फोगाट ने खुद ट्वीट करके जानकारी दी है। और आपको बता दें कि महावीर फोगाट, जो कि गीता फोगाट और बबीता फोगाट के पिता हैं, उन्होंने ये कहा है कि द्रोणाचार्य अवार्ड वो वापस कर देंगे क्योंकि वो भारत की बेटियों के साथ है। इंसाफ की मांग में लगातार वो बेटियों का साथ दे रहे हैं। बुधवार की रात जंतर मंतर पर खिलाड़ियों के साथ हुई घटना को उन्होंने निंदनीय कहा है। आपको बता दें कि बृजभूषण आराम से अपने पद पर बने हुए हैं, लेकिन ये जो महिला पहलवान है वो लगातार धरने पर बैठी हुई हैं, गिरफ्तारी की मांग कर रही हैं। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने पहलवानों की याचिका पर सुनवाई बंद कर दी। कहा कि मामले में जो शिकायत थी, पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है और सुरक्षा भी दी जा चुकी है, एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है, और अगर कोई मसला होता है तो ये महिला पहलवान हाई कोर्ट जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का महिला पहलवानों ने सम्मान किया है और कहा है कि उनका धरना जारी रहेगा और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनवाई बंद होना ये
उनके प्रदर्शन को, उनकी मांग को एक झटका नहीं है, जैसा कि कुछ जगहों पर इसे प्रदर्शित करने की, इसे दर्शाने की कोशिश की जा रही है। हमारे कुछ सवाल हैं जो हम आज अपने दर्शकों के सामने उठाना चाहते हैं। क्या जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस और पहलवानों की झड़प एक साजिश थी? क्या सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से ऐन पहले पहलवानों को भड़काने की कोशिश की गई? बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई है? महिला यौन शोषण के गंभीर आरोप हैं। दिल्ली पुलिस की भूमिका पर शर्मनाक सवाल खड़े होते हैं। क्या स्टार क्रिकेटर्स को महिला पहलवानों के समर्थन में आना चाहिए? क्या खेल जगत में बेटियों के यौन शोषण के आरोप जो लग रहे हैं वो झूठे हैं? 12 दिन हो चुके हैं इन बेटियों को जंतर मंतर पर बैठे हुए और अभी तक बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहले तो FIR नहीं दर्ज करती है दिल्ली पुलिस, लेकिन जब बात यहाँ पर एक बारिश का वक्त था, बारिश का जो है समय था, रात थी, और इस वक्त जब वो चारपाई की व्यवस्था कर रहे थे, बिस्तर की व्यवस्था कर रहे थे, तो दिल्ली पुलिस ने रोका और इसी दौरान जो है झड़प हुई है। पहलवान कुछ घायल भी हुए हैं और दिल्ली पुलिस कह रही है कि उसका कोई भी जो कर्मचारी है वो नशे में धुत नहीं था, जबकि खुद विनेश फोगाट ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि एक पुलिसकर्मी जो कि नशे में धुत था उसने उनके साथ बदतमीजी की और उन्हें गालियां भी दी हैं। इस पूरे मसले पर आज हमारे साथ एक बेहद खास पैनल बना हुआ है। आइए पहले दर्शकों से उनका परिचय करवा देते हैं और उनका स्वागत भी करते हैं स्ट्रेट टॉक में। बहुत बहुत स्वागत है। अंशु नैथानी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। चेतना मंच इनका एक यूट्यूब चैनल है जहां पर ये देश से जुड़े गंभीर मसले उठाती हैं। तो अंशु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। और हमारे साथ बन चुके हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वेद प्रकाश विद्रोही जी, जो कि खुद हरियाणा से हैं, और हरियाणा की ये जो बेटियां हैं और उनकी ये जो मांग है इंसाफ की, इसको ये शक्ल देने की कोशिश की जा रही है कि ये हरियाणा वर्सेस उत्तर प्रदेश हो रहा है। अंशु जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि ये जब तस्वीरें आपने देखी बुधवार की रात की, तो आप इस पर पहली प्रतिक्रिया क्या देना चाहेंगी? क्या हो क्या रहा है देश में? बेटियों की शान जो मेडल लाती हैं, देश की शान बनती हैं, और अब ये हालात हो गए हैं कि रात में उनके साथ इस तरह का संघर्ष होता है। जो तस्वीरें आई हैं बुधवार की रात, मैं तो यही कहूंगी कि वो तस्वीरें बहुत ही शर्मनाक हैं और हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि हमारे देश में जो लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार हैं, क्या वो अधिकार अब पूरी तरह से सुरक्षित रह गए हैं? अपने अधिकारों की मांग को लेकर और अपनी सारी समस्याओं को लेकर ये पहलवान 12 दिन से भी ज्यादा हो गए हैं, धरने पर बैठे हुए हैं। लेकिन जो उनकी एक मुख्य मांग है कि गिरफ्तारी हो बृजभूषण शरण सिंह की, वो अभी तक नहीं हुई है। और FIR भी हम सभी लोग जानते हैं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद कितनी मुश्किल से दर्ज हुई थी। आप नेहा ये देखिए कि ये कोई साधारण मामला नहीं है, क्योंकि यहाँ जो खिलाड़ी हैं वो नामचीन खिलाड़ी हैं, ओलंपियंस हैं, जिन्होंने देश के लिए इतने पदक जीते हैं। एक तरह से कहा जाए कि वो देश का प्राइड है, देश का गौरव है, और उन्हें कई सम्मान से अलंकृत किया गया है और इतनी बड़ी उपलब्धि उनकी रही है। एक तरह से कहा जाए कि वो देश के रत्न हैं, देश के इतनी बड़ी उपलब्धि है। और अगर उन्हें अपनी किसी समस्या के लिए, किसी बात के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, पहले तो किसी भी एक लोकतांत्रिक देश के लिए या किसी भी देश के नागरिकों के लिए और देश के लिए यही शर्म की बात होनी चाहिए कि जो हमारे देश के प्राइड हैं, जो विदेश में जाकर हमारे देश के नाम को इतना बर्बाद है, उन्हें सड़कों पर बैठना पड़ा है। आखिर ये नौबत क्यों आई? उन्हें अपने न्याय की गुहार लगाने के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ये कोई साधारण लोग नहीं है और उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। ये कहा गया है कि FIR दर्ज की गई, ठीक है, FIR दर्ज की गई, लेकिन आप ये देखिए जिन आरोपों में दर्ज की गई है वो कितने संगीन हैं। यौन शोषण का आरोप लगाया है, और इतना ही नहीं, एक नाबालिग के भी यौन शोषण का आरोप है, पॉक्सो के अंतर्गत ये मामला है। और जब इस तरह का कोई मामला होता है तो उसमें गिरफ्तारी शीघ्र से शीघ्र होती है, जो इस तरह के मामले देखे गए हैं। तो जब क्या लग रहा है, क्या ये जो इतने चोटी के पहलवान हैं, जो ओलंपियंस हैं, इतने मेडल जीत चुके हैं, इतनी उपलब्धियां देश को दे चुके हैं, वो इतना बड़ा आरोप, इतना संगीन आरोप लगा रहे हैं खुद सामने आकर? FIR भी दर्ज हो चुकी है। तो क्या चीज है कि
इतने दिन हो गए हैं, अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। दिल्ली पुलिस, जो अगर कहा जाए कि इतनी एडवांस पुलिस मानी जाती है देश की, जो कि सारे अगर कहा जाए कि क्राइम्स को हल करने के लिए और बहुत ही तेजी से काम करती है, क्या इस तरह के अपराधी को पकड़ने के लिए देरी क्यों हो रही है, इसके बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा है। जबकि जो पहलवान अपने न्याय की मांग कर रहे हैं, धरने पर बैठे हुए हैं, उनको उसमें भी परेशान किया जा रहा है। उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, अगर उनकी कोई बात है, कोई समस्या है, हमारे देश में सबको ये अधिकार है कि वो अपनी समस्याओं को, अपनी मांगों को जायज तरीके से उठा सकते हैं, और इसके लिए वो पूरे शांतिपूर्ण ढंग से वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसका उनको पूरी तरीके से अधिकार है। लेकिन जिस तरह घटना हुई, हमने देखा पुलिस वहां पहुंचती है, झड़प की जाती है, और जो पहलवान आरोप लगा रहे हैं वो वाकई बहुत गंभीर है। और पुलिस ने सफाई भी पेश कर दी है कि कोई भी जी मेडिकल टेस्ट हो चुका है और कोई भी जो उनका कर्मचारी है वो नशे में धुत नहीं था, अल्कोहल नहीं था। बात कर रहे हैं महिला पहलवानों के प्रदर्शन की, जिनके साथ बुधवार की रात जो कुछ हुआ वो बहुत ही शर्मनाक प्रतीत होता है। और अभी तक बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर ना कोई तैयारी दिखती है, ना कोई स्टेटमेंट आ रही है दिल्ली पुलिस की तरफ। दिल्ली पुलिस की तरफ से ये स्टेटमेंट ज़रूर आ रही है कि हाँ, जो जंतर मंतर है वहाँ पर उसको छावनी में तब्दील कर दिया जाए, क्योंकि जो प्रदर्शन है वो शायद और ज़्यादा उग्र हो सकता है। ये तैयारियाँ ज़रूर दिख रही हैं। हमारे साथ विशेष पैनल बना हुआ है, आइए बातचीत आगे बढ़ाते हैं। वेद प्रकाश विद्रोही जी, ब्रेक पर जाने से पहले जो मैंने प्रश्न किया था कि दिन के वक्त पीटी उषा जाती हैं, तो ऐसा प्रतीत हुआ कि सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि अब तक इन बेटियों से मिलने नहीं पहुंचा था, लेकिन पीटी उषा मिलने पहुंची और कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि हो सकता है सरकार की नीयत हो इस मामले में इंसाफ की, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। शाम होते ही, रात होते ही ये पूरा का पूरा परिदृश्य जो है जंतर मंतर का वो बदल गया। वेद प्रकाश जी। नेहा जी, आपको, बहन अंशु नथानी जी को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। जो कुछ दिल्ली के अंदर घटना चक्कर पिछले 3 महीनों से महिला कुश्ती पहलवानों के साथ हो रहा है, उसे देखकर, जानकर भारत के एक नागरिक के नाते और एक गांधीवादी कार्यकर्ता के नाते मेरा सर शर्म से झुकता है। क्या 75 साल की आजादी के बाद भी हम अपनी बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकते? क्या उनकी कही हुई बात पर विश्वास नहीं कर सकते? ये शर्मनाक बात है। आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया। पीटी उषा जी हमारे देश की जानी मानी खिलाड़ी हैं, उन्होंने देश का गौरव बढ़ाया। मुझे आश्चर्य हुआ, जो पीटी उषा जबलपुर के अंदर शायद 2006-07 की बात है, अव्यवस्था के कारण खिलाड़ियों को अव्यवस्था थी खेलों के अंदर, उसके लिए वो मीडिया के सामने आकर सार्वजनिक रूप से आलोचना करती और रोती भी है कि हमारे खिलाड़ियों के साथ क्या व्यवहार हो रहा है, उनकी व्यवस्था नहीं हो रही। देश ने गंभीरता से लिया था, किसी ने पीटी उषा के रोने का मजाक नहीं उड़ाया था। और मैं आपको याद दिला दूं, कांग्रेस यूपीए की सरकार थी, केंद्रीय खेल मंत्री ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी थी कि हम अपने खिलाड़ियों के लिए व्यवस्था नहीं कर पाए और हमारी एक बहुत बड़ी चैंपियन खिलाड़ी दुखी है, हमें माफ करें, हम माफी मांगते हैं। जांच हुई थी। और वही पीटी उषा, जब उसकी एक अनुज खिलाड़ी, जबकि पीटी उषा जी सांसद भी है नामित, आईयूए के चेयरमैन भी हैं और महिला खिलाड़ी भी है जानी मानी। महिलाएं जब यौन शोषण का कहती हैं तो कहती हैं अनुशासन तोड़ रही है। इसी से पता चलता है कि पीटी उषा जी पर सरकार का कितना बड़ा दबाव है। वो सरकार के दबाव में गई होंगी जंतर मंतर पर जंतर मंतर पर जाने का उनका क्या असर हुआ वो आपने सबने देख लिया। देखिए, वर्षा हो रही थी, छोड़िए आप प्रदर्शनकारियों की बात, आप महिलाओं के दृष्टिकोण से सोचिए कि रात को वर्षा हो रही है, उनके गद्दे भीज गए हैं, सड़क पर पानी भरा है जी, तो क्या रात को महिलाएं पानी के अंदर सोएंगी क्या? अगर मान लो वो चारपाई मंगवा रही, खाट जिसे कोट कहते हैं, लोहे की कोट,
पहलवान कह रहे हमने खुद मंगवाई थी, दिल्ली पुलिस कह रही है कि भाई वो सोमनाथ भारती लेकर आए। कौन सा भी लाया हो, चाहे उन्होंने पहलवान ने खुद मंगवाई हो या सोमनाथ भारती लाया हो, क्या कोर्ट वो खाट ले आती है अपने सोने के लिए, इसके लिए युद्ध होगा? ये कौन सी असंवेदनशीलता है? और आपने पुलिस को घेर रखा है और वो कह रहे कोई झगड़ा नहीं हुआ। अरे वीडियो मौजूद है। और छोड़िए बात, मेरा सर उनसे झुक गया। मुझे मालूम नहीं बहन नथानी जी ने और आपने वीडियो देखा ना हो। बहन नथानी की तरह एक बहन है साक्षी जोशी जी, वो भी यूट्यूबर है। वो महिलाओं के इस सारे घटना चक्कर का वीडियो बना रही थी। आपको पता है उनके साथ क्या हुआ? दिल्ली पुलिस उनको घसीट कर ले गई, उनके कपड़े फाड़ दिए, और मुझे बताते हुए शर्म आती है। कहां से फाड़े? जो सामने का उनका हिस्सा है, जो कमर का नीचे बिल्कुल ठीक नीचे, उनकी सलवार फाड़ दी। आप अंदाजा लगाइए, क्या आप एक महिला पत्रकार को केवल वीडियो बनाने पर सार्वजनिक रूप से नंगा करोगे, उसकी बेइज्जती करोगे? और रात को 1 बजे मंदिर बाग थाने में उनको ले जाया गया। थाने के गेट पर जाकर गेट बंद कर दिया और उनको बाहर सड़क पर छोड़ दिया कि जाइए आप। एक महिला जिसके कपड़े फटे हुए हैं, जिसकी सलवार फटी हुई है, वो रात को 1 बजे कहां जाएगी? कोई नहीं, सड़क पर छोड़ दिया आपने। क्या ये है आपका सम्मान? दूसरी घटना, दीपेंद्र हुड्डा हमारे कांग्रेस के राज्यसभा सांसद है, वो गए, कह रहे 144 धारा लगी हुई है। ठीक है, 144 धारा लगी हुई है। वो अकेले बोला ठीक है, मैं अकेला हूं, मेरा पीएसओ भी नहीं जाएगा, मैं अकेला जाऊंगा। मुझे आप बताइए, 144 धारा के अंदर एक व्यक्ति यदि कोई जंतर मंतर पर रात को जाता है तो कैसे 144 धारा टूटती है? गिरफ्तार किया गया, इसके वीडियो सबके सामने। दिल्ली पुलिस की पूरी भूमिका पर प्रश्न खड़े हुए। आप मेरी बात सुनिए ना पूरी। जी, मैं आपको एक और गंभीर बात बता रहा हूँ, आप सुनिए 1 मिनट। जो तथ्य आने चाहिए आपके दर्शकों के सामने। पुलिस का एसपी ऑन कैमरा कहता है, वीडियो मौजूद है, कि मैं आदेश देता हूं जंतर मंतर को खाली करो। महिला पहलवान पूछती है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है? क्या कोर्ट ने तो हमारी सुरक्षा की आदेश दिया था? बोल नहीं, मैं कहता हूं, मैं आदेश देता हूं। ये ऑन कैमरा है, कोई मैं हवाई बात नहीं कर रहा। चाहे तो मैं वीडियो आपको भेज सकता हूं। जी, पुलिस की भूमिका बड़ी स्पष्ट थी। पुलिस जबरदस्ती खाली करवाना चाहती थी रात को ही, और इस घटना का पटापेक्ष करना चाहती थी। पर ये जो महिलाएं दिल्ली की हैं, दिल्ली के यूट्यूबर्स हैं, दिल्ली के मीडिया कर्मी जो इंडिपेंडेंट्स हैं, और जो दिल्ली के रहने वाले नागरिक पुरुष महिलाएं, वो रातों रात आ गए, ये घटना को विभत्स बनाने से बचा लिया। ये कहते हैं 3 महीना पहले, बोला आरोप नए हैं। मैं आपसे बताता हूं, 3 महीना पहले जो आरोप लगा था तब भी यौन शोषण का था जी। और महिलाएं नहीं, खिलाड़ी तो बड़े स्पष्ट रूप से कह रहे। कौन खिलाड़ी जो आपके देश के लिए गोल्ड मेडल लाए हैं, जो दुनिया में आपका मान सम्मान बढ़ा रहे हैं? वो तो ये कह रहे हैं कि 2020 में हमने प्रधानमंत्री जी को कहा था कि हमारे सामने यौन शोषण हो रहा है, हमारे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। क्या प्रधानमंत्री जी ने इस आरोप का खंडन किया है? अगर प्रधानमंत्री सच्चे सुच्चे होते, वास्तव में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक जुमला नहीं होता, तो क्या तो प्रधानमंत्री सख्त एक्शन लेते ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, या कहते ये बेटियां गलत कह रही हैं, इन्होंने मुझे कोई शिकायत नहीं की। प्रधानमंत्री जी बैठे हैं। प्रधानमंत्री ने, मैं एक खत्म कर रहा हूं, प्रधानमंत्री ने तो 2014 में प्रधानमंत्री बनते ही संदेश दे दिया था वो यौन शोषकों के साथ है। आपके एक कार्यक्रम में बहुत पहले मैंने कहा था कि निहाल चंद के ऊपर बलात्कार का आरोप था। राजस्थान हाईकोर्ट ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर रखा था। वो दिल्ली के अंदर मंत्री बैठे हुए थे और उसको गिरफ्तार नहीं किया। दिल्ली के अंदर, राजस्थान के अंदर वसुंधरा की सरकार थी, उसको गिरफ्तार नहीं किया गया और कह रहे मिल नहीं रहा जी। और जब तक मोदी जी ने उनको हटाया नहीं, ये दूसरी बात है कि अगली बार उनको टिकट नहीं दी। आज वो सांसद भी नहीं है। तो जो प्रधानमंत्री हाई कोर्ट ने जिसके ऊपर बलात्कार के आरोप में वो गैर जमानती
वारंट जारी कर रखा हो, उसको मंत्रिमंडल में रखते हो 2014 में, तो वो क्या संदेश दे रहे हैं? वो बेटी बचाएंगे, बेटी पढ़ाएंगे, या बेटियों का यौन शोषण करवाएंगे? और कितने मामले हैं, जितने भी भाजपा के सांसदों और विधायकों को यौन शोषण का आरोप लगा, मुझे एक का नाम बता दीजिए जिसके खिलाफ मोदी जी ने कार्रवाई की हो या तुरंत एफआईआर की हो। एफआईआर तब की जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने सरकार को बाध्य किया। इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है जब सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है। जी, लास्ट बात का खत्म करता हूँ। आपने बहुत सवाल उठाया, आरोप लगाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। भाई काहे का झटका लगा? सुप्रीम कोर्ट में प्रेयर क्या थी? लड़कियों की प्रेयर इतनी थी कि भाई हमारी एफआईआर दर्ज की जाए। सुप्रीम कोर्ट तो उसी मैंडेट के हिसाब से फैसला देता है जो प्रेयर की जाती है। जब प्रेयर उनकी एफआईआर की थी, एफआईआर दर्ज हो गई। अब दूसरी बात, अगर वो कार्रवाई नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है, झटका कहाँ लगा है? ये तो मोदी जी की बेशर्मी है कि वो कार्रवाई नहीं कर रहे। हरियाणा में भी ये हो रहा है। हरियाणा का मंत्री, आप तो चंडीगढ़ में रहती हैं, महिला कोच का कितना दिन हो गया? 6 महीने हो गया। क्या हो रहा है उस एफआईआर का? चंडीगढ़ पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो नहीं हो पा रहा है। जी, सवाल ये है, चंडीगढ़ पुलिस किसके अधीन है? मोदी शाह के। दिल्ली पुलिस किसके अधीन है? मोदी शाह के। और राहुल गांधी ने कहा था, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है। जी, भारत यात्रा के दौरान जिन्होंने यौन शोषण कहा मेरा हुआ है, राहुल गांधी के पास पहुंच गई दिल्ली पुलिस। ब्रेक का वक्त हो रहा है। आपने 3 बार पहुंच गई। जी, आपने सही बात यहाँ पर रखे हैं कि हरियाणा में भी एक पूर्व खेल मंत्री जो हैं उनके खिलाफ इस तरह के आरोप है, लेकिन जो कार्रवाई हो रही है और जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है, मामले की सुनवाई हो रही है, उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। लेकिन दिल्ली में जो तस्वीरें, दिल्ली से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विश्व में देश का नाम जो है उससे खराब हो रहा है, उससे छवि खराब हो रही है। सरकार का ध्यान इस तरफ लेकिन फिर भी नहीं जा रहा है। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर शुरू से ही इस मामले में सवाल उठ रहे हैं। इंसाफ की मांग करती बेटियों की जो आवाज़ है वो नहीं सुन रही और कोई भी प्रतिनिधि सरकार का जो है उसने इस पर कोई कमेंट नहीं दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी ही आक्रामकता के साथ कर्नाटक के चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। वहाँ पर रैलियों में वो बजरंग बली के नारे करते हुए दिखते हैं और ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि कांग्रेस ने उन पर 91 बार जो है वो गालियों की बौछार की है। तो इसके बाद ये प्रश्न ज़रूर आता है कि क्या प्रधानमंत्री के पास तक इन बेटियों की आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है? क्यों उनकी तरफ से लगातार इस मसले पर खामोशी दिखती है? हमारे साथ विशेष पैनल बना हुआ है, आइए बातचीत उनसे आगे बढ़ाते हैं। अंशु जी, आपने वेद प्रकाश विद्रोही जी की बातें सुनी, बहुत ही गंभीर बातें उन्होंने रखी हैं। कुछ बातें ऐसी भी हैं जो अभी तक मीडिया में नहीं आई थी और मुझे भी इन बातों का पता नहीं था कि पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि मैं खाली करवाऊंगा। बेशक सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का कोई आदेश दिया है या नहीं, तो डराने की कोशिश जो है वो बेटियों को की जा रही है। और मेरे पास जो कुछ और भी आंकड़े इससे जुड़े हुए कि 5-1 के वर्डिक्ट से जो ओवरसाइट कमेटी थी, इसने ब्रिजभूषण को जो है क्लीन चिट दे दी थी। इसे सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन कुछ सोर्सेज के थ्रू ये जानकारी बाहर निकल कर आई है। तो ये क्या दर्शाता है? एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार चुप्पी, वो 100वां एपिसोड भी करते हैं मन की बात, उसमें भी वो जिक्र नहीं करते हैं, और बेटियां वहां पर दिल्ली में बैठी हुई हैं लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिनिधि नहीं पहुंच पाता। पीटी उषा पहुंचती है लेकिन उसके बाद क्या होता है आप देख रही हैं। ये पूरा का पूरा जो प्रकरण है कहीं ना कहीं बेटियों के गुस्से को उबाल रहा है और उस समर्थन को दबाने की भी कोशिश दिखती है सरकार की तरफ से जब दिल्ली पुलिस की भूमिका पर इस तरह से प्रश्न उठते हैं। देखिए, प्रश्न तो बहुत सारे उठते हैं और जिस तरीके से ये पहलवान लगातार धरना कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर बैठे हुए हैं, लेकिन इनके साथ किसी तरह का कोई संवेदनशीलता सरकार की ओर से या जनप्रतिनिधियों की ओर से अभी तक दिखाई गई हो, ऐसा देखने में नहीं आया है। हम ये कह सकते हैं कि लंबे समय से जो ये सरकार है वो जवाबदेही से हमेशा बचती है। जब भी कोई सवाल किए जाते हैं, जब भी कोई आरोप लगाए जाते हैं या जब भी इस तरह की कोई बातें होती है, तो आपने देखा होगा कि कोई जवाब नहीं आता है, सिर्फ एक चुप्पी बनी रहती है, सिर्फ एक मौन बना रहता है और सवाल लगातार पहुंचते रहते हैं लेकिन जवाब कोई नहीं आता है। जब अडानी का भी मामला उठा था तो आपने देखा था कि कितने सवाल उठाए गए थे। राहुल गांधी ने संसद में इसको लेकर के कितने सवाल उठाए, तो संसद की कार्यवाही से उसे हटा दिया गया था जी, उस पर कोई जवाब नहीं दिया गया।
आप देख सकते हैं कि ये सवाल उठाने पर क्या होता है कि किस तरह से एक तरीके से कहा जाए कि जो क्रिमिनल्स हैं, जो हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं, उनको तो पुलिस उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है, उनको तो पकड़ नहीं पा रही है, लेकिन जब कोई सवाल उठाता है तो उसके सवालों को चुप कराने के लिए कितने तरीके के प्रयास किए जाते हैं, ये तो हर किसी को नजर आ रहा है। अब जब एफआईआर दर्ज हो गई है, एफआईआर के बाद यहाँ तक कि पहलवानों ने कहा कि हमें तो ये भी नहीं पता है कि एफआईआर में क्या लिखा गया है, उसकी कॉपी नहीं हमको मिली है, जबकि जो विक्टिम्स होते हैं, जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है, सबसे पहले उनका अधिकार बनता है उनको एफआईआर की कॉपी सौंपी जाए। वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्या है कि जो उन्होंने आरोप लगाए हैं, जो धाराएं हैं, किन धाराओं पर हुआ है, एफआईआर की जो कॉपी है वो विक्टिम्स को मिलनी चाहिए। तो यहाँ तो विक्टिम्स के जो अधिकार है, यानी कि विक्टिम्स को ही तो यहाँ क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया जा रहा है। पुलिस उन पर इस तरीके के दबाव बना रही है, आधी रात को उनके साथ झड़प की जा रही है। और बताया जिस तरीके से बता रही थी विनेश फोगाट और साक्षी मलिक के जो उनके भाई हैं और जो उनके साथ सहयोगी थे, उनके साथ मारपीट तक की गई है, उनके सर में चोटें भी आई हैं। यानी कि जो अपने न्याय के लिए बात उठा रहे हैं, और ये साधारण लोग नहीं है, ये ओलंपियंस हैं। आप समझ सकती हैं कि मुझे लगता है केवल हमारे ही देश में ऐसा हो रहा होगा कि जो इतने बड़े इंटरनेशनल स्तर के खिलाड़ी इतने दिनों से सड़कों पर बैठे हैं और उनके साथ इस तरह का बर्ताव हो रहा है। मुझे लगता है कि अगर उनकी कोई शिकायत हो तो कोई अगर दूसरा देश हो तो वहां शायद 1 दिन से 2 दिन की देर ना लगे कि उनकी शिकायतों पर कुछ जायज कार्रवाई हो जाए। लेकिन यहाँ पर तो अगर देखा जाए कि कोई बयान नहीं आया है, खेल मंत्री कोई बयान नहीं दे रहे हैं, सरकार के कोई प्रतिनिधि इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, या कोई कार्रवाई के लिए कोई आश्वासन नहीं दिया जा रहा है, और अपने हक को लेकर ये पहलवान एक वैधानिक रूप से अगर कर रहे हैं, अपनी ये धरने पर बैठे हुए हैं, तो उनको लगातार परेशान किया जा रहा है। अंशु जी, इस बीच शाहीन बाग, टुकड़े टुकड़े गैंग, इस और खास करके दीपेंद्र हुड्डा की साजिश है, पूनिया की साजिश है, इस तरह के बयान आते हैं तो मुझे याद आता है कि किसान आंदोलन के समय भी इस तरह की स्टेटमेंट आती थी पिछले दरवाजे से कि इस आंदोलन के पीछे कौन है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से किसान जो संगठन है वो बेटियों के समर्थन में आगे आ रहे हैं, तो इससे सरकार को ये अंदेशा है कि ये प्रदर्शन जो है उनके खिलाफ बड़ा प्रदर्शन का रूप ले सकता है, और तो कहीं ना कहीं सरकार ज्यादा डरी हुई भी दिखती है। देखिए, ये डर तो जरूर ही बना होगा कि अगर जिस तरीके से इस पे अब किसानों का समर्थन मिलने लगा है, और जिस तरह से जो अब आम लोग भी हैं वो खिलाड़ियों के सपोर्ट में सामने आ रहे हैं। हमने कल देखा कि किस तरह से खिलाड़ी निराश हुए थे जब ये पूरी घटना आई थी। उसके बाद बजरंग पुनिया ने ये तक कहा कि ऐसे मेडल किस काम के हैं, हम ये मेडल वापस कर देते हैं जब हमारा कोई सम्मान ही नहीं है, हमारी बात नहीं सुनी जा रही। ये बेटियां इतना रो रही हैं, इतनी परेशान हैं, सड़क पर बैठी हुई हैं, इनकी बातों को कोई तवज्जो नहीं दिया जा रहा। हमने देश के लिए इतने मेडल जीते हैं, तो ऐसे मेडल जीतने का क्या फायदा। खुद विनेश फोगाट ने कहा कि इतने मेडल जीतने के बाद हमारे साथ इस तरह का सलूक हो रहा है, तो हम तो यही कहेंगे कि ये मेडल जीतने की कोई जरूरत नहीं है। हम देश का नाम रोशन करने के लिए बड़े बड़े इवेंट्स में जाते हैं, वहां पे पदक जीतते हैं, और उसके बाद हम जब अपनी कोई समस्या उठा रहे हैं, इतने संगीन आरोप है, तो उसके लिए हमारी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है। ये वाकई काफी दुखद है। और आप यहाँ पे देखिए कि पूरी तरह से हम ये भी बड़ी दुखद स्थिति है कि आज हमारे देश में मीडिया भी पूरी तरीके से बटा हुआ है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी कहीं ना कहीं एक मोटिवेटेड तरीके से चलता है, या पिक्चर एक दूसरे तरीके से दिखाने की कोशिश की जाती है। बहुत सारी इस तरह की जो चीजें हैं वो हमको जिसे कहा जाए कि बहुत ही एक सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर आज चीजों को किस तरह से दिखाया जा रहा है, किस तरीके से बताया जा रहा है। जो जायज सवाल है उन सवालों के जवाब क्यों नहीं दिए जाते। आप देखिए कि कितनी बड़ी बातें हो जाती हैं, लेकिन उन्हें मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं दिखाया जाता। सत्यपाल मलिक इतना बड़ा मसला उठाते हैं पुलवामा अटैक में कि किस तरीके से वहां पर सैनिकों की जान गई, इसमें सरकार की कितनी बड़ी लापरवाही थी, उनको जहाज नहीं प्रोवाइड किए गए। पर आपने ये देखा होगा मेन स्ट्रीम मीडिया में उसको कोई जगह नहीं दी गई, या उन सवालों के कहीं से कोई जवाब नहीं आया, या कोई ऐसी बात नहीं आई। लेकिन उसके जवाब में आप देखते हैं कि किस तरह की चीजें होती हैं, फिर इस तरह के दबाव होते हैं, सीबीआई इंक्वायरीज होती हैं। यानी कि जो सवालों को उठा रहा है, सवाल उठाने वाले लोगों को चुप कराने के लिए कितने तरह के प्रयास होते हैं।
आपने ये देखा होगा कि वैसे तो जो है हमारी न्याय प्रणाली है, जो कितना समय लगता है उससे किसी भी मामले में कार्रवाई करने पर। आपने ये देखा होगा कि जिस तरीके से ये राहुल गांधी का मामला हुआ, उसमें कितनी जल्दी सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई, उन्हें सजा भी हो गई, उनका बंगला भी, उनका घर भी छीन लिया गया, उनकी सदस्यता भी तुरंत चली गई, तो कितनी जल्दी कार्रवाई हुई। और यहाँ जो हम बात कर रहे हैं पहलवानों के, जो एक आरोपित है, इतने बड़े आरोप लगे, FIR दर्ज हुई है, दिल्ली पुलिस जो इतनी स्मार्ट पुलिस होती है, वो जो कि कहते हैं कि हम फटाफट सारे जो क्राइम्स है और जो क्रिमिनल्स हैं उनका सफाया कर देते हैं, तो वो एक बयान तक नहीं दे रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह को अभी तक गिरफ्तार करने के लिए क्या क्या कार्रवाई की गई है, कहाँ दबिश दी गई है, कहाँ। वो तो जो है सबको पता है, वो मीडिया से बात भी कर रहे हैं, खुलेआम अपने सारे बयान दे रहे हैं, अपने बचाव में सारी बातें कह रहे हैं, तो अभी तक दिल्ली पुलिस के हाथ उन तक क्यों नहीं पहुंच पाए हैं। और ये जो बेटियां, ये जो पहलवान, वो अपना शांति से धरना प्रदर्शन कर रही हैं, वो अपनी जायज मांगों को उठा रही हैं, तो उनको आधी रात को इस तरह से परेशान किया जाता है, उनके साथ पुलिस द्वारा झड़प की जाती है, तो ये तो दिख ही रहा है। और ये तो एक अच्छी बात है कि अब इस तरह के स्वतंत्र पत्रकार ज्यादा हैं, जो एक ऑल्टरनेटिव मीडिया है, वो भी है कि वो जनता को वो सारी तस्वीर दिखाता है, जो कि तथ्य जो है मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको छुपाने की कोशिश करती है या तोड़ मरोड़ के दिखाती है। तो एक प्रेशर है पुलिस पे भी दिखता है, प्रेशर मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी प्रेशर दिखता है। इसको और समझूंगी अंशु जी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है, तो ब्रेक के लिए रुकेंगे और जब लौटूंगी तो मैं वेद प्रकाश जी से ये समझने की कोशिश करूंगी कि हरियाणा में इस वक्त किस तरह का माहौल दिख रहा है। बेटियों के साथ जो जंतर मंतर पर हुआ है, हरियाणा में बीजेपी सरकार है, क्या बीजेपी के खिलाफ गुस्सा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के विरोधी समुदायों में दिख रहा है, या फिर ये जो गुस्सा है बेटियों के शोषण को लेकर न्याय की जो मांग हो रही है उस पर ये किसी भी समुदाय से हटकर सभी को जो है एकजुट कर रहा है। हमारे साथ विशेष पैनल बना हुआ है वेद प्रकाश विद्रोही जी। मैं हरियाणा की स्थिति समझना चाहूंगी कि मुझे याद आता है किसान आंदोलन का वक्त, जब हरियाणा के किसान भी जो है खुलकर सरकार के खिलाफ आंदोलन में शामिल हो गए थे। वहां पर बीजेपी की सरकार थी, लेकिन इसके बावजूद ऐसा लग रहा था कि बीजेपी की सरकार के हाथों से नियंत्रण कृषि बिल को लेकर खास तौर पर जो है हाथ से छूटता जा रहा था। इस वक्त भी कमोबेश मुझे लग रहा है कि बेटियों का जब मसला है तो पूरा का पूरा जो हरियाणा है वो एकजुट होता नजर आ रहा है। आप इसे किस तरह से देखते हैं? जब बात बेटियों की आती है तो इसे क्यों हरियाणा वर्सेस उत्तर प्रदेश, या आखिर इस तरह से क्यों प्रदर्शित करने की कोशिश की जाती है? नेहा जी, जानबूझकर भाजपा इस सारे मुद्दे को राजनीतिक तूल दे रही है। वो कहती है कि हरियाणा वर्सेस उत्तर प्रदेश है, हरियाणा की बेटियां ही क्यों कर रही हैं, दूसरी क्यों नहीं कर रही। मैं आपको कहना चाहता हूं, कुश्ती के अंदर जो भारत ने 99% पदक जीते हैं वो हरियाणा के लोगों ने जीते हैं। जब हरियाणा के लोग पदक जीत रहे हैं तो वो देश के लिए जीतते हैं, कोई हरियाणा के लिए तो नहीं जीतते। हाँ, हरियाणा का भी मान सम्मान बढ़ता है। ये तो मोदी जी को सोचना चाहिए कि हरियाणा की बेटी पदक जीतती है और कहते हैं हरियाणा का है, तो ये हरियाणा का अपमान नहीं बताते। और जब कोई ये कहता है गुजरात के अंदर कि सारे ठग जो 2014 के बाद बैंक धोखाधड़ी जिन्होंने की है वो 99% भगोड़े गुजरात के हैं, तब मोदी जी के अपमान हो जाता है, मोदी जी की जाति का अपमान हो जाता है। और हरियाणा की बेटियां मेडल जीत रही हैं, उन पर आप सवाल उठाते हो, तब हरियाणा का अपमान नहीं होता। और इतना गहरा रोष है। मैं भाजपा के दो नेताओं के बयान आपको बताऊंगा। रणजीत सिंह जी इनकी में मंत्री हैं, इनकी सरकार में बिजली मंत्री, वो तो कहते हैं कि मैं तो ब्रजभूषण शरण जैसे व्यक्ति की शक्ल देखने को तैयार नहीं हूं, बेटियों के साथ घोर अन्याय हो रहा है। जो हिसार के सांसद है चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के लड़के IAS भी है ब्रजेंद्र सिंह, वो कह रहे हैं अन्याय हो रहा है, न्याय मिलना चाहिए बेटियों को। आप किसी भी भाजपा के सांसद, विधायक, प्रमुख नेता से व्यक्तिगत बात कर देख लो, वो ये कहता है कि अन्याय हो रहा है, उन्हें लग रहा है। वो क्यों कह रहे हैं, वो क्यों कह रहे हैं ये बात? उन्हें लग रहा है कि जनता तुम्हें पिटेगी गांवों के अंदर, तुम गांव में घुस नहीं पाओगे। और हमारे मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं? केंद्र का मसला है, खेल का मसला है, मगर बेटियों के साथ नहीं खड़े। हरियाणा के अंदर वो बलात्कारी
यौन शोषण आरोपी संदीप सिंह के साथ खड़े हैं, केंद्र के अंदर यौन शोषण आरोपी ब्रजभूषण शरण के खिलाफ खड़े हैं। और जिस ये महादेव अकादमी का नाम लेते हैं कि भाई ये सारी चाल दीपेंद्र हुड्डा की है, मैं उस महादेव अकादमी का इतिहास आपको बता देता हूँ। ये महादेव अकादमी 2 साल से तो बनी है। इस महादेव अकादमी के अंदर ये कोई भी जो खिलाड़ी पदक वाले कुछ है ही नहीं। उस महादेव अकादमी के अंदर तो केवल मात्र जो नए बच्चे बच्चियां हैं वो सीख रहे हैं। उनके अंदर तो कोई ऐसा नामी खिलाड़ी अभी पैदा नहीं हुआ है। तो अकादमी 1.5 साल से बनी है। दूसरी बात ये कहते हैं कि भाई महावीर फोगाट परिवार कब्जा करना चाहता है। कौन है महावीर फोगाट परिवार? महावीर फोगाट की बेटी बबीता फोगाट तो बीजेपी के से चुनाव लड़ी है, आज बीजेपी के चेयरमैन है वो एक निगम की हरियाणा से। और आपको मैं एक और जानकारी दे दूं, महावीर फोगाट की भतीजियां लगती है विनेशा, इनका पारिवारिक रिश्ता भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। इनकी तो परिवार में बनती भी नहीं है। और महावीर फोगाट बीजेपी का समर्थक है। लेकिन बेटियों के मसले पर वो एकजुट दिखते हैं। नहीं, मैं आपसे क्या बात कह रहा हूँ, मेरी बात को समझिए ना जी। वो ये आरोप कांग्रेस पे जो लगा रहे हैं, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ जी कि जब महावीर फोगाट बीजेपी से संबंधित है तो कांग्रेस कैसे कब्जा करना चाह रही है फेडरेशन के ऊपर? मैं तो ये सवाल खड़ा कर रहा हूँ आपसे। और ब्रजभूषण शरण का कार्यकाल भी खत्म हो गया। समय थोड़ा कम शेष है, इसलिए एक और सवाल है जी कि तीन बार उनका कार्यक्रम नए नियमों के अनुसार वो चुनाव नहीं लड़ सकते, फिर जबरदस्ती उसको क्यों बनाए हुए हैं मोदी जी? उसको तो बड़ी आसानी से हटाकर एक अडॉक कमेटी बनाई जा सकती है जी। पर मोदी जी साफ संदेश दे रहे हैं कि मैं शायद 2024 की मजबूरी हो सकती है। शायद तो ये उनकी मजबूरी हो सकती है। देश को ये संदेश जा रहा है जी। कि मोदी जी यौन शोषकों के साथ है जी। समय कम शेष है, इसलिए मैं 2 लाइन में आपसे भी समझना चाहूंगी, इसके बाद मुझे अंशु जी से भी इस बात पर समझना है कि भीतर खाते ये भी निकल कर आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों का जो समीकरण है उसमें 5 सीटों पर ब्रजभूषण शरण सिंह का प्रभाव है। और इसी वजह से जो है पूरी की पूरी तरह से जो केंद्र सरकार है वो इस मसले पर कोई भी जो है रिस्क नहीं उठाने की स्थिति में दिखती है। और ये वजह हो सकती है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो है कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि 2024 का चुनाव जो है बहुत ही निकट है। 2 लाइन में मैं वेद प्रकाश जी आपसे समझना चाहूंगी, उसके बाद मुझे अंशु जी से भी इस मसले पर कमेंट। आप सही कह रही है। इसका प्रमाण आपको 1996 के अंदर वाजपेयी जब 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे उनकी चिट्ठी से मिल जाता है। अगर आप चाहे तो चिट्ठी भी मैं आपको भेज सकता हूँ। ब्रजभूषण सिंह शरण जब उसके खिलाफ कार्रवाई हुई थी तब भी इनका सपोर्ट कर रहे थे। 96 से लेकर आज तक बाहुबली ब्रजभूषण शरण के खिलाफ दुनिया हत्या के, महिला छेड़छाड़ के पता नहीं कितने मुकदमे दर्ज है। 38 मुकदमे, बहुत कोई ऐसी गंभीर धारा है नहीं जिसके खिलाफ इसके मुकदमे दर्ज ना हो। और भाजपा लगातार 96 से लेकर आज तक उसको बचा रही है और वो उनके लिए चुनाव महत्वपूर्ण है। भाजपा कहती है कि देश जाए बाढ़ में, बेटियां जाए बाढ़ में, हमारे लिए वोट महत्वपूर्ण है। तो जो पार्टी, जो प्रधानमंत्री बेटियों के मुकाबले वोट को महत्व देता है वो प्रधानमंत्री महिला विरोधी है और फासिस्ट प्रवृत्ति का प्रधानमंत्री। अंशु जी, मैं इसी पर आपका कमेंट भी जानना चाहूंगी कि लोकसभा चुनाव पास में है 2024, इसीलिए रिस्क नहीं ले रही है सरकार। बिल्कुल खामोशी, जिस तरह से अडानी के मसले पर खामोशी, इसी वजह से चुनाव को देखते हुए ब्रजभूषण के खिलाफ जो खामोशी जो है केंद्र सरकार की तरफ दिखती है। बिल्कुल, जो पॉलिटिक्स है वो खेल पर पूरी तरह से हावी यहाँ पर नजर आ रही है। यहाँ पर केवल पॉलिटिकल हितों को देखा जा रहा है कि जिस तरीके से दबदबा है ब्रजभूषण शरण सिंह का काफी सीटों पर, और लगातार अगर कहा जाए कि बीजेपी उसका फायदा लेती रही है। और पहले भी इस तरीके से उनको लगता है कि अगर एक वोट बैंक पर, इतना बड़े वोट बैंक पर और इतनी सारी सीटों पर अगर उनका प्रभाव है तो वो कहीं ना कहीं ये मजबूरी नजर आ रही है। पूरी तरीके से जो एक पॉलिटिकल हित है वो खिलाड़ियों की मांगों के ऊपर ज्यादा भारी नजर आ रहे हैं। पर मेरा तो कहना है कि ये सवाल यहाँ पर इससे भी ज्यादा मौजूद होता है और अब ये उठाने का वक्त आ गया है कि हमारे देश में आखिर ऐसा क्यों है कि खेल संघों पर जो राजनीतिक लोग हैं वो काबिज है। ये हमारे यहाँ का पॉलिसी चेंज होना चाहिए, पूरी नीति ही बदलनी चाहिए कि जो और सिर्फ पूरा का पूरा परिवार का कब्जा है
दिग्विजय सिंह की एक ट्वीट थी और उन्होंने सवाल पूछा हाल ही में कि पूरा का पूरा परिवार का कब्जा, ये यहाँ पर भी तो परिवारवाद है जो बीजेपी को नजर नहीं आता। अंशु जी। जी बिल्कुल परिवारवाद है, और इस तरीके से ये जो सारी चीजें हैं कि अपना दबदबा बना, यानी कि खेल में भी राजनीति को लाना। खेल को तो आप राजनीति से दूर रहने दीजिए, सारे खेल संघों पर आखिर ऐसे क्या मजबूरी है कि जो क्रिकेट संघ है उनके अध्यक्ष या उनके सारे हैं वो भी उसमें पॉलिटिकल राजनेताओं को आना जरूरी है, उनके राजनेताओं के वहां परिवारवाद नजर नहीं आ रहा है क्या? और जितने हैं ये खेल संघ है वहां पर खिलाड़ियों को आगे ना बढ़ा करके ये सारे ये जो पॉलिटिकल नेताएं हैं उनको ही वहां पर अध्यक्ष बनाने की ऐसी क्या मजबूरी है? ये तो पॉलिसी डिसीजन में अब चेंज होना चाहिए। और ये खिलाड़ी भी लगातार ये मांग उठाते हैं कि उनकी बातों को एक खिलाड़ी ही अच्छे तरीके से समझ सकता है या उनकी समस्याओं को समझ सकता है। और लेकिन यहाँ पर क्या होता है, राजनीतिक हितों को साधने के लिए, पॉलिटिकल रोटी सेकने के लिए ये मलाईदार ये जो पोस्ट हैं वो राजनीतिज्ञों को दे दिए जाते हैं। और इस तरह की चीजें हम लगातार देख रहे हैं कि खेल संघों में जो ये राजनीतियां हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं और उसका खामियाजा खेल का एक स्वस्थ माहौल जो है वो नहीं बना पा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। बृजभूषण शरण के परिवार का कब्जे की फोटो दिखा रहा हूँ मैं आपको, दामाद, भतीजा, बेटा किस तरह कुश्ती संघ पर हावी है, उनकी फोटो है ये जो आप परिवारवाद की बात कर रहे थे मैं आपको वही दिखाया है जी। समय समाप्त हो गया, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकती हैं आप, स्क्रीनशॉट ले सकती हैं। ये अब तस्वीर जो है वो मुझे बिल्कुल स्पष्ट नहीं नजर आ रही है, लेकिन आप मुझसे शेयर कर सकते हैं और मैं जस हिंदी के दर्शकों तक जरूर ये तस्वीर पहुंचाना चाहूंगी, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। और क्योंकि समय समाप्त हो गया है तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी वेद प्रकाश विद्रोही जी आपका भी कि आपने इतने स्पष्टता से इस पूरे मसले पर जो जानकारी पेश की मेरे और मेरे दर्शकों के लिए, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। अंशु जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। महिलाओं के और देश की शान जो बेटियां हैं उनके सम्मान के प्रति ये कितना बड़ा झटका है उसे आपने यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं अपने दर्शकों के सामने एक और फैक्ट जो है खेल से जुड़ा जो सामने रखना चाहती हूँ वो ये है कि देश में जो 30 खेल के फेडरेशंस हैं उनमें से 16 ऐसे फेडरेशंस हैं स्पोर्ट्स के जहां पर विमेन हैरेसमेंट इंटरनल कंप्लेंट कमेटी ही नहीं है, जबकि 2013 का प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल लॉ जो कहता है कि ये कानूनी जरूरी होता है कि हर जो ऐसी फेडरेशन है वहां पर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होनी चाहिए। लेकिन ना सिर्फ भारतीय कुश्ती संघ में ऐसा कुछ है, ऐसा कानून का उल्लंघन हुआ है, बल्कि जो देश के दूसरे खेल संघ है वहां पर भी इस कानून का उल्लंघन हो रहा है। और ये खेल संघ है जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया है, जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया है, हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया है, वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया है, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया है, कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया है, यहाँ तक कि बैडमिंटन फेडरेशन ऑफ इंडिया, यहाँ पर भी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी तो है, लेकिन कानून के मुताबिक बाहरी कोई भी सदस्य पैनल में मौजूद नहीं है। फिलहाल स्ट्रेट टॉक में आज के लिए इतना ही। फीडबैक देना ना भूलेगा info@justbroadcasting.com पर और neha@justbroadcasting.com पर भी आपके ईमेल का हमें हर रोज इंतजार रहता है। आपसे फिर होगी मुलाकात, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।